आज मेरे साथ हैं मंजू मैम। इंडिया चाइना के रिलेशंस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें हाल फिलहाल में बहुत सारे बदलाव आए हैं कि जो डिसएंगेजमेंट हमें देखने को मिला है बॉर्डर एरियाज को लेकर, उस डिसएंगेजमेंट का एंगल क्या है। जैसे कि नंबर 1 में कहूँ तो रशिया का एक इम्पैक्ट है, क्योंकि रशिया चाहता है कि चाइना और इंडिया के बीच में जो राइवलरी हो रही है वो कम हो, वो हमेशा फंस जाता है। जिस तरीके से बच्चों को इंडिया में दबा के माता पिता पीटते हैं, वैसे ही कल्चर आपको चाइना में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी उनकी अच्छी पिटाई हो जाती है। जो चाइना है वह पाकिस्तान को 5th जनरेशन के फाइटर जेट देने का प्लान करे कि नेक्स्ट 2 ईयर में वह 45th जनरेशन के देगा, जो कि रडार को चकमा देकर अटैक करके वापस भी जा सकते हैं। अभी इंडिया के पास 4th जनरेशन तक के फाइटर जेट्स है। एक मन में सवाल आता है, इज इट पॉसिबल कि हम चाइना के साथ अपने रिलेशंस बेहतर कर पाएं? दोनों ही इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज हैं। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी जो चाइना और इंडिया के बीच में है कि उसे पता है कि मार्केट, अगर हम कितना भी फोन बना लें, कितना भी मोमोज बना लें, बेचना तो हमें इंडिया में ही है। लेकिन अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मोमोज को फ्राई करके खाना है कि स्टीम खाना है। करके खाना। फ्रेंड तो शायद हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारी हिस्ट्री हमें अलाउ नहीं करेगी कि हम फ्रेंड बने। वो जो पाकिस्तान वाली बात है ना, जिसमें वो बोलते हैं कि चाइना के साथ उनकी जो दोस्ती है वो गुड़ से भी ज़्यादा मीठी है। आपने एक स्लोगन सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई सर, वो हिंदी चीनी भाई भाई से हिंदी चीनी बाय बाय हो गया। इतना चुभने लगा हूँ, कहीं मैं छुरा तो नहीं हूँ। चाइना जो है वो छुरा ही है। चाइना के साथ हम कंसर्न इसलिए होते हैं क्योंकि चाइना कैपेबल ज़्यादा है। क्या आप ये बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया को खतरा किस देश से सबसे ज़्यादा है? नॉर्थ कोरिया। अच्छा मैम, नॉर्थ कोरिया आपको ऐसा क्यों लगता है कि सबसे बड़ा खतरा सर, है? क्योंकि वो एक इररिस्पांसिबल न्यूक्लियर पावर है। मैम, वियतनाम पे हमला किसने किया? अमेरिका ने। लीबिया के ऊपर हमला किसने किया? अमेरिका। अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किसने किया? अमेरिका। और दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? इसे ही कहा जाता है कंस्ट्रक्ट बिल्ड करना। एक कंस्ट्रक्ट ऐसा बिल्ड किया गया है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सच्चाई तो यह है कि सबसे बड़ा खतरा अमेरिका खुद ही है। वेलकम टू PW ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारी इस बातचीत के क्रम में। आज मेरे साथ हैं मंजू मैम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहुत अच्छी समझ रखती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का उनका बैकग्राउंड है। तो स्वागत है मैम आपका हमारे आज के इस सेशन में। थैंक यू सर। और आज की जो हमारी बातचीत है वो आप सभी लोगों के लिए है, जो कि इंडिया और ओवरऑल चाइना के रिलेशंस के ऊपर है। इंडिया चाइना के रिलेशंस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें हाल फिलहाल में बहुत सारे बदलाव आए हैं। बदलाव कुछ इस तरीके से हैं मैम कि हाल फिलहाल में जो काफ़ी लंबे समय से बॉर्डर एरिया में डिस्प्यूट्स चल रहे थे उसमें डिसएंगेजमेंट प्लान किया गया है, और उसको लेकर यूएसए को थोड़ी सी नर्वसनेस भी है। एट द सेम टाइम अभी जो रीसेंट अपडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो चाइना है वो पाकिस्तान को 45th जनरेशन के फाइटर जेट्स देने की प्लानिंग कर रहा है, तो वो इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न होगा। तो एक और तो रिलेशंस थोड़े से आसान हो रहे हैं, थोड़ी दूरी से अगर आप देखें तो आपको चाइना का जो पाकिस्तान की ओर झुकाव है वो इंडिया को परेशान करता है। बियॉन्ड दैट अगर मैम हम देखते हैं तो इंडिया के चाइना के साथ काफ़ी एंशिएंट रिलेशंस हैं। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इंडिया और चाइना के बीच में। 4 जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उनमें इंडियन सिविलाइजेशन भी है, इंडस वैली की, और चाइना की सिविलाइजेशन भी है। तो दोनों ही सिविलाइजेशंस काफ़ी पुरानी हैं। जो सिल्क रूट रहा है जिससे ग्लोबल ट्रेड एंशिएंट टाइम में होता था, उससे इंडिया भी कनेक्टेड हुआ करता था। एट द सेम टाइम बुद्धिज़्म जो इंडिया से ओरिजिनेट होता है उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जो है वो चाइना पर हमें देखने को मिलता है। तो दोनों देश काफ़ी कनेक्टेड हैं। दोनों देशों का जो ट्रेड है वो एंशिएंट टाइम पे काफ़ी अच्छा रहा है। हम जहाँ एक और कॉटन की सप्लाई उन्हें करते थे या फिर बाकी के प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट उन्हें सप्लाई कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल वो हमें सिल्क की सप्लाई कर रहे हैं। मतलब सिमिलरिटीज़ तो इस हद तक है मैम कि जिस तरीके से बच्चों को इंडिया में दबा के माता पिता पीटते हैं, वैसे ही कल्चर आपको चाइना में भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी उनकी अच्छी पिटाई हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा कल्चरल और इकोनॉमिक सिमिलरिटीज़ रही हैं, कनेक्टेडनेस रही है। उसके बावजूद इन दोनों देशों के बीच में हॉस्टिलिटी रही। तो अभी जो मैम मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि जो डिसएंगेजमेंट हमें देखने को मिला है बॉर्डर एरियाज़ को लेकर, उस डिसएंगेजमेंट का एंगल क्या है? मतलब ऐसा क्यों हुआ कि ये दोनों देश जो इतने लंबे समय से हॉस्टिलिटी में रहे, उन्होंने आखिर में फैसला किया कि चलो डिसएंगेजमेंट करते हैं, थोड़ी सी पीस मेंटेन करते हैं? सर, रिसेंटली आप देखेंगे कि मतलब ग्लोबली आपको बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स दिखाई देते हैं, बहुत से चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। और अब जो पूरा वर्ल्ड जो है जब कनेक्टेड हो गया है, तो ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल पर भी ऐसे कुछ रिलेशंस बन जाते हैं जिससे हमें ये दिखाई दे रहा है। जैसे कि नंबर 1 में कहूँ तो रशिया का एक इम्पैक्ट है, क्योंकि रशिया चाहता है कि चाइना और इंडिया के बीच में जो राइवलरी हो रही है वो कम हो और उसे एक बैलेंस करने में हेल्प मिल जाए, क्योंकि वो फंस जाता है वहाँ पे। वो हमेशा फंस जाता है। तो वो सोचता है कि इन दोनों के बीच में जब पीस मेंटेन होगा तो रशिया को इससे बेनिफिट होगा और बैलेंस थोड़ा कम करना पड़ेगा।
सर एक सेकंड ये है कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो उनका एक जो एटीट्यूड है वह इंडिया के साथ अगर नेगेटिव है तो ऐसे में इंडिया का चाइना के नज़दीक जाना हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। स्पेशली मैम वो जो मामला आया कनाडा का, कनाडा हाँ के हाँ मामले में वो जो एग्जैक्टली फाइव आइज ने मिलकर इंडिया को अपोज वो किया। जो ब्लेम करने लग जाते हैं ना इंडिया को कि नहीं ये वाला कंसर्न जो है इसमें इंडिया इस तरीके से इन्वॉल्व, तो एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है तो वो ज़्यादा सही है कि अब चलो चाइना के साथ थोड़ा सा नज़दीकी ये रिलेशंस भी जो है वो कारण है बना कि हम लें। थोड़ा सा झुके चाइना की ओर हाँ कि हाँ चलो मॉडरेट डेफिनेटली करते हैं सर। रिलेशंस। एंड सर एक जो हम कह सकते हैं कि अगर चाइना को अभी बनना है कि सुपर पावर बनना है या फिर वो अगर उस ओर है तो इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया के मार्केट पर उसकी बहुत डिपेंडेंसी, और ना केवल चाइना, ग्लोबली भी अगर हम देखें तो इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। किसी को भी अगर अपना गुड्स इंपोर्ट करना है या फिर अपने इंटरनेशनल ट्रेड को उसे बूस्ट करना है 140 करोड़ तो की उसे, आबादी है। हाँ बिल्कुल सर, तो उसे इंडिया के मार्केट की बहुत ज़रूरत होगी। और ऐसे में चाइना चाहता है कि वो डेफिनेटली इंडिया के मार्केट का फ़ायदा उठाए, जो कि वो उठा भी रहा है कि सर इवन अगर इंडिया में बाइकआउट चाइना करके कोई ट्रेंड चलता है तो वो भी टी शर्ट चाइना में ही छपती हैं। वो तो बॉयकॉट चाइना की टी शर्ट प्रिंट करके हमें बेच देते हाँ हैं। वो हमें बेच देता है तो उसको पता है कि इंडिया में क्या बेचना है। सर इवन अगर हम इंडिया की बात करें तो हम भी नहीं चाहते कि हमारा चाइना के साथ बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी इस तरह से क्रिएट हो, क्योंकि इंडिया अगर पाकिस्तान और चाइना की, अगर हम अपने दोनों नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो ऐसे में, अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक विजडम स्टेटमेंट अगर हम देखें, जब वो कहते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स चेंज कर सकते हैं बट हम अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, और अगर हमें इंटरनल पीस जो है उसको स्टेबल रखना है तो उसके लिए जो एक्सटर्नल पीस और बाउंड्री डिस्प्यूट्स है उससे हमें बचना होगा। तो जब पाकिस्तान और चाइना इतना ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट एंड टेंशन को क्रिएट कर देते हैं तब हमें ऐसे ज़रूरत होती है पीस को मेंटेन करने के लिए हम एटलीस्ट एक को एलिमिनेट करें, और पाकिस्तान को एलिमिनेट करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत कट्टरता हमें पाकिस्तान में दिखाई देती है। कंपैरेटिवली जब चाइना इकोनॉमिक ग्रो करना चाहता है तो थोड़ा सा वो झुक जाता है उस चीज़ में, तो हम चाइना को एलिमिनेट कर सकते हैं एज अ हॉस्टाइल पावर। एंड सर अगर हम इसका लास्ट पॉइंट देखें तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें कि अगर उन्हें ग्रो करना है और बाकी कंट्रीज़ के बीच में एक अगर कॉपरेशन उन्हें मेंटेन करना है, जैसे कि अगर हम ब्रिक्स की बात करें या एससीओ की बात करें, तब भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम चाइना और इंडिया के बीच में एक कॉपरेशन जो है, एक कोलैबोरेशन जो है उसको हम मेंटेन कर पाएँ। ये बिल्कुल सही पॉइंट है मैम कि ब्रिक्स को इंडिया पिच करता है और एससीओ को चाइना पिच करता है। ये दोनों ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्चुअली में यूरोपियन पावर्स को काउंटर कर सकते हैं। डेफिनेटली। लेकिन अगर ये दोनों देश ही आपस में हॉस्टाइल रहेंगे, ना तो ब्रिक्स ग्रो करेगा और ना ही एससीओ ग्रो कर पाएगा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैम आपने बहुत अच्छे डायमेंशंस यहाँ पर ओपन किए, जैसे कि एक तो रशिया का एंगल है, वो नहीं चाहता कि दोनों देश हॉस्टाइल रहें। यूरोपियन कंट्रीज़ की जो हॉस्टाइलिटी है हाल फिलहाल में कनाडा के मुद्दे को लेकर, फिर चाइना खुद भी चाहता है, इंडिया भी चाहता है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो कोऑपरेशन है उसके पर्पज से ज़रूरी होगा कि जैसे सर आपने एक बात कही कि हाँ अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में आया कि एक तरफ तो चाइना से हमारे संबंध जो है वह ठीक हो रहे हैं और मॉडरेट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो चाइना है वह पाकिस्तान को 5th जनरेशन के फाइटर जेट फाइटर जेट्स देने का प्लान प्लान कर कर रहा है रहा कि है। नेक्स्ट 2 ईयर में वह 45th जनरेशन के देगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को बताना चाहूँगी कि अभी इंडिया के पास 4th जनरेशन तक के फाइटर जेट्स है, जैसे कि हम मिग 26 की बात करें तो वो 4th जनरेशन का, 5th जनरेशन का नहीं है, और इनकी टेक्नोलॉजी में एक बड़ा डिफरेंस है कि जैसे कि 4th जनरेशन मूवेबल कितने हैं उस राफेल थोड़े से टेक्नोलॉजी एडवांस पे, हैं लेकिन वो प्रोबेबली कम्पीट नहीं कर हाँ पाएंगे। वो नहीं कंप्लीट कर सकते। एंड अगर हम 5th जनरेशन की बात करें तो इसमें ऐसे फाइटर जेट शामिल है जो कि रडार को चकमा देकर अटैक करके वापस भी जा सकते हैं। स्टिल्थ तो कैपेबिलिटी के साथ। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को 5th जनरेशन के फाइटर जेट मिलना डेफिनेटली इंडिया के लिए एक थ्रेट देखा जाएगा। तो ऐसे में चाइना क्या करता है कि इंडिया के साथ मॉडरेट रिलेशंस को दिखाता ज़रूर है बट वो चाइना की मिलिट्री को सपोर्ट कर देता है। तो यहाँ पर एक अगेन हम ये कहेंगे कि बहुत फ्रेंडली रिलेशन इंडिया और चाइना के बीच में हो नहीं पाते, और इसलिए ना हम उसे फ्रेंड कहेंगे ना हम उसे एनिमी कहेंगे, उसके लिए एक नया वर्ड है फ्रेनेमीज। फ्रेंड एनिमी। ये आपने बहुत बढ़िया बताया मैम कि मतलब हम चाइना को ना तो फ्रेंड कह पाएंगे और ना ही एनिमी कह पाएंगे, वो हमारे लिए हमेशा एक फ्रेनेमी रहेगा, डेफिनेटली। थोड़ा सा फ्रेंड थोड़ा सा एनिमी। तो मैम ओवरऑल इतनी सारी बात करने के बाद एक मन में सवाल आता है, इज़ इट पॉसिबल कि हम चाइना के साथ अपने रिलेशंस बेहतर कर पाएँ? लाइक देखिए 1962 में हमारा उनके साथ वॉर हो चुका है, 60s में हॉस्टिलिटी एक बार और भी रही, 80s में भी थोड़ा बहुत हमारा उनका झड़प हुआ है। तो क्या पॉसिबल है कि हम उनके साथ बेहतर रिलेशंस मेंटेन कर पाएँ? सर अगर ये पॉसिबल ना भी हो तब भी हमें कोशिश पूरी इस बात की करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही इमर्जिंग इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखेंगे, और ऐसे में हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम चाइना के साथ अपने जो रिलेशंस है वह बेहतर करें। अगर हम कंपैरेटिवली अपने दोनों नेबर की बात करें जो बहुत बेस्ट फ्रेंड है हमारे, पाकिस्तान और चाइना, इसमें जो पाकिस्तान है वो हमारे लिए ज़्यादा हॉस्टाइल है,
बट हम कोशिश करेंगे कि चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन है उसको हम ठीक करें, और इसके लिए हम जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है हम उसको अपनाते हैं। मैम आपने ये बात एकदम सही कही। वो जो पाकिस्तान वाली बात है ना, जिसमें वो बोलते हैं कि चाइना के साथ उनकी जो दोस्ती है वो गुड़ से भी ज़्यादा मीठी है, एवरेस्ट से भी ज़्यादा, हिमालय से भी ज़्यादा पहले ऊंची ये है। चलता था, मतलब पहले ये माना जाता था, अगर मैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करूं, आपने एक स्लोगन सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई, सर वो हिंदी चीनी भाई भाई से हिंदी चीनी बाय बाय हो गया 1962 के बाद। और उसमें बीच में क्या था कि जवाहरलाल नेहरू जी का ये मानना है हाँ। कि चाइना जो है वह कभी भी हम पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने पीसफुल अपनी सारी चीज़ों को कोएग्जिस्टेंस और सारी चीज़ों को मेंटेन किया, वैसे ही चाइना करेगा। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा अवेयर थे इस बात के, और उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि नहीं, चाइना जैसे ही वह पावरफुल होगा वह अग्रेशन दिखाएगा, और देख लीजिए 1962 में यही वो हुआ। एग्रेशन हमें देखने को मिला। फॉर नाउ मैम अगर हम देखें तो चाइना का जो ज़्यादा कंसर्न है वो ताइवान है। हाँ, ताइवान को तो एकदम वो ऐसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है, जो भाई घर से बाहर तो चला गया है लेकिन उसको कंट्रोल चाहिए अभी इवन भी। सर साउथ चाइना सी को उसने अपना स्विमिंग पूल बना रखा है जी, कि वह जी। खुद तो उसका यूज करता है, बट अपने नेबरिंग जो कंट्रीज है उनको बुलाना भूल जाता है। तो वो उसका स्विमिंग पूल ही हो रखा है मैम, और वहाँ पे वो मैम उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो हॉस्टैलिटी है, दुश्मनी है, उसकी वजह से उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि सारे देश उसके एकदम एनिमी हो रखे हैं, एकदम उसको बुरी तरीके से देखते हैं। इस समय चाइना को यही फीलिंग आती होगी, स्पेशली इन साउथ चाइना सी, कि जितना समझते हो उतना बुरा तो नहीं हूँ, इतना चुभने लगा हूँ, कहीं मैं छुरा तो नहीं हूँ। सर बाकी कंट्रीज को सही लगता है, चाइना जो है वो छुरा ही है, कहीं कहीं वो काम ही ऐसे करता है, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। आपने 9 डैश लाइन के बारे में सुना होगा कि किस तरीके से वो बच्चों वाली एक लाइन होती है ना, कि लाइन खींच दी और उसके बाद कह रहा कि वो वाला हिस्सा भी मेरा है, ये वाला भी हिस्सा मेरा है। मतलब आपने केवल बस दिखाने के लिए 9 डैश लाइन और ये सारी चीज़ों को मेंटेन कर रखा है, अदरवाइज उसका जो डोमिनेंस है साउथ चाइना सी में ना केवल इंडिया के लिए थ्रेट है, बल्कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी वह उतना ही पेन देता है। ओवरऑल एक कंस्ट्रक्ट क्रिएटेड है मैम, कि हाँ। मतलब चाइना बहुत बड़ा एनिमी है। Definitely। जबकि देखा जाए तो चाइना के साथ हम कंसर्न इसलिए होते हैं क्योंकि चाइना कैपेबल ज़्यादा है, उसकी हॉस्टैलिटी कम है बट वो कैपेबिलिटी ज़्यादा रखता है। कंपैरेटिवली अगर हम पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी मतलब वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, और उसके पीछे भी है कि वह रेडिकल इतना ज़्यादा है। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो उसकी कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक एम्पावर, एंड अगर हम देखें सुपर पावर बनने का जो उसका सपना है। मैम कंस्ट्रक्ट जो क्रिएटेड है चाइना को लेकर, ओवरऑल इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर, उससे यूरोपियन कंट्रीज को बड़ा फायदा होता है। तो कंस्ट्रक्ट को लेकर जो मामला है वो कुछ ऐसा है कि जैसे मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछूं कि आप ये बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया को खतरा किस देश से सबसे ज़्यादा है? नॉर्थ कोरिया। अच्छा मैम, नॉर्थ कोरिया आपको ऐसा क्यों लगता है कि सबसे बड़ा खतरा सर है? क्योंकि वो एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। बिल्कुल जेन्युइन बात है, मतलब एक ऐसा देश जो न्यूक्लियर पावर है और वो इरिस्पॉन्सिबल भी है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। सर कहीं ना कहीं जैसे कि हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं ना, कि अगर उसके पास कोई मिलिट्री एडवांसमेंट आती है तो हमें भी वह थ्रेट इसलिए लगता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सेम बस यही चीज़ हमें नॉर्थ कोरिया के साथ दिखाई नॉर्थ कोरिया के साथ दिखाई पड़ती है। अच्छा मैम ये बताइए कि दुनिया में कितने देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? 9 कंट्रीज। 9 कंट्रीज के पास, और आज तक केवल एकमात्र ऐसा देश जिसने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया है, किसी के ऊपर फेंका है, वो कौन सा देश है? अमेरिका। मैम वियतनाम पे हमला किसने किया? अमेरिका ने। लीबिया के ऊपर हमला किसने किया? अमेरिका। अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किसने किया? अमेरिका। और दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया से। ये बहुत अजीब है मैम, इसे ही कहा जाता है कंस्ट्रक्ट बिल्ड करना। एक कंस्ट्रक्ट ऐसा बिल्ड किया गया है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सच्चाई तो यह है कि सबसे बड़ा खतरा अमेरिका खुद ही है, वही सबसे बड़ा खतरा है दुनिया के लिए, लेकिन एक कंस्ट्रक्ट बिल्ड कर दिया गया है कि एक परसेप्शन मतलब बना रखा है कि यहाँ पे ज्यादा थ्रेट है, जबकि वो है कहीं और से। हाँ, लेकिन मैम थ्रेट जो है ना उसके एंगल्स हैं। चाइना थ्रेट है क्योंकि वो कैपेबल है, लेकिन पाकिस्तान हॉस्टाइल ज़्यादा है। तो हमें अगर बैलेंसिंग करनी होगी ना तो हम कभी भी पाकिस्तान बैलेंस नहीं कर पाएंगे, हमें बैलेंस हमेशा चाइना को ही करना पड़ेगा। विल हैव टू बैलेंस चाइना। अच्छा मैम एक बात, जैसे मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या चाइना हमसे लड़ेगा? सर डायरेक्टली तो देखिए ये पॉसिबल है नहीं कि हमारे बीच में एक फुल फ्लैश जो वॉर है वह छिड़ जाए। 1962 की बात थी, वो खत्म हो गई। वो तो बात बात पे बोलता रहता है वॉर की तैयारी करो, वॉर की तैयारी करो। सर रशिया में एक फ्रेज चलता है, रशिया की ही बात है ना? जी, रशिया में सर एक फ्रेज चलता है कि ये जो है वह चाइना का एग्रेशन है, या फिर ये चाइना की लास्ट वार्निंग है। चाइनाज लास्ट वार्निंग। हाँ, और वो जो चाइनाज लास्ट वार्निंग उसका मतलब होता है मजाक। मतलब चाइनाज लास्ट वार्निंग मतलब कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं होगा। मतलब उसका मतलब है कि कोई वार्निंग नहीं दी है चाइना ने। मतलब वो केवल ऐसे धमकाता रहता है, खाली लास्ट वार्निंग बोल के। कुछ नहीं होती है।
इवन चाइना का अगर आप देखेंगे एग्रेशन कहाँ दिखाई देता है, जैसे कि वह इंडिया की बॉर्डर में थोड़ा सा आगे आएगा और फिर पीछे चला जाएगा, तो वो बस उसका होता है कि थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना है, पीछे आना है कि यहाँ पे जो इंडिया है वह बिजी बना रहेगा, बाकी वो अपना काम करता रहता है। तो ये उसकी पॉलिसी का एक तरीका है। तो मैम ऐसा कौन सा रीज़न है, ऐसा कौन सा डायमेंशन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि चाइना इंडिया के साथ इतनी ईजिली वॉर में नहीं जाएगा? सर एक आप देखिए जिस तरीके से पूरा एक आपने ग्लोबलाइजेशन के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें कि कैसे पूरा सब लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे में एक इंटरडिपेंडेंसी जो है ना, ये एक बहुत बड़ा कॉज है कि वो बीच में नहीं वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी। डेफिनेटली कि एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी जो चाइना और इंडिया के बीच में है, कि उसे पता है कि मार्केट अगर हम कितना भी फ़ोन बना लें, कितना भी मोमोज बना लें, बेचना तो हमें इंडिया में ही है। हाँ, मतलब ये दोनों देश इतना डेवलप हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मोमोज को फ्राई करके खाना है कि स्टीम खाना है। करके खाना अभी है। मुद्दा यही बना हुआ है। तो मैम ओवरऑल कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी का पूरा मामला ये बन गया है कि दोनों देश आपस में उलझे हुए हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उलझे हुए हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, हॉस्टाइल भी हैं, लेकिन ये लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये लड़ेंगे तो एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। सर अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी के ना 3 इंपॉर्टेंट रूल्स कहे जाते हैं कि किस तरीके से अगर किसी देश के साथ कोई वॉर में उलझ जाए तो क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम सरेंडर कर दें, मतलब बिना लड़े ही हमने हथियार फेंक दिए। दूसरा एक तरीका होता है कि बेसिकली हमने खुद को डिफेंड किया, जितना हम हो सकता था हमने खुद को बचाया। और तीसरा होता है ना कि वॉर की कॉस्ट को हम इस हद तक ले जाए कि सामने वाला घबरा कर ही अपने आप पीछे हो जाए। लेकिन चाइना के साथ जो हमारा है कि कभी अभी एटलीस्ट जो अभी कंडीशन चल रही है, इस एरा में फुल फ्लैश जो वॉर है वह नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चाइना करेगा तो तीसरा केस बनेगा, मतलब उसके लिए वॉर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। सर अगर यूएसएसआर एंड यूएस के बीच में अगर कोल्ड वॉर जो इतने समय तक रहा, उसके पीछे रीज़न ही यही था कि दोनों कैपेबल कंट्रीज थे। दोनों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर एक ने वॉर किया, एक ने किसी भी तरह का अटैक किया, तो दूसरे के पास फिर भी उतना सफिशिएंट वेपन बच जाएंगे कि वह उसका बहुत हद तक जो लॉस है वह कर सकता था। और इसलिए वो जो एरा है ना वो कोल्ड वॉर था। कोल्ड वॉर इसी रह पाया, नहीं तो वो हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाता। डेफिनेटली सर, जब पता होता है ना कि सामने दोनों पावरफुल कंट्री, और यही एक अभी आप देखेंगे कि चाइना और इंडिया के बीच में यही एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एक ऐसा मामला है जिसकी वजह से चाइना और इंडिया इतनी आसानी से वॉर में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो वॉर में जाएंगे तो वॉर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो मैम आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले तो आपने ये बता दिया कि अभी जो चाइना और इंडिया के बीच के रिलेशंस हैं वो किन वजहों से इम्प्रूव हुए हैं, डिस्पाइट कि हाँ उनका पाकिस्तान के साथ सपोर्ट है। दूसरा आपने ये भी बता दिया कि जो एक कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया गया है कि चाइना बहुत बड़ा एनिमी है जबकि कंपैरेटिवली पाकिस्तान ज़्यादा हॉस्टाइल है, उस पर आपने बात करी। तीसरा आपने बताया कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की वजह से और राइट नाउ ये दोनों देश इतनी आसानी से वॉर में नहीं जाएंगे क्योंकि वॉर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस बातचीत के फाइनल स्टेज पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मैम कि किस तरीके से इंडिया और चाइना अपने रिलेशंस को इतना इम्प्रूव करें, बेहतर करें कि वो फ्यूचर में वॉर को अवॉइड कर सकें। सर हम दोनों देशों के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, हाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का हम काम कर सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो चाहे हम विदेश मंत्रियों की बात करें या बाकी मंत्री स्तरीय बातचीत है वो कंपैरेटिवली होती रहे, और कोई भी हमें ऐसा थ्रेट लगता है तो एटलीस्ट हम चाइना को अपने कंसर्न्स जो है वह बता पाएँ। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा कि हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल जी, वो मिले भी चाइना के विदेश मंत्री से, और उन्होंने लद्दाख में और बाकी जो एक सैन्य डिसएंगेजमेंट वाली बात है, सेना को कम करने की बात है, बॉर्डर, इन सब की बातें पॉइंट्स जो है वह रखे। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो काम है, मेजर्स का काम है, ये होते रहना चाहिए। बायलैटरल ट्रीटीज़, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें इसमें हेल्प करेंगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिससे कि हम पीपल टू पीपल जो कनेक्टिविटी है वह बना सकें। जो कि जैसे कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के साथ वही तो नहीं है कि वहाँ अगर आपने कोई टेररिज्म या कोई टेरर अटैक इंडिया में किया तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वह उसको सपोर्ट करेंगे। तो हमारे बीच में एक अविश्वास वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गहरा काम करता है। बट चाइना के साथ अगर हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर जाएं तो हमारे रिलेशंस और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में मैम मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। एक इंडियन न्यूज़ चैनल ने मतलब न्यूज़पेपर ने ये इनिशिएटिव लिया था, ऑल्दो दैट इनिशिएटिव वाज विद पाकिस्तान। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इंडिया के सभी स्कूल्स में जाके क्लास 5 से लेके 8 तक या 8th क्लास के पहले के बच्चों से लेटर लिखवाए, और 1 लाख लेटर्स उन्होंने कलेक्ट किए थे मैम। वो लेटर उसी सेम क्लास में पढ़ने वाले पाकिस्तान के एक बच्चे के लिए था।
ओह, जिसमें उस लेटर में उस बच्चे ने लिखा कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ इस स्कूल में पढ़ता हूँ और तुम कैसे हो, तुम्हारे स्कूल में टीचर्स कैसे होते हैं। तो वो लेटर उसने लिखा। उन्होंने फिर गवर्नमेंट से परमिशन ली और उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से परमिशन लेके उन 1 लाख लेटर्स को पाकिस्तान के स्कूल्स में सेम क्लासेस में जाके डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, और लगभग सेम काम फिर उन्होंने उन बच्चों से वो लेटर्स लिखवाए कि इंडिया में तुम्हारा एक दोस्त रहता है, तुम उसके लिए एक लेटर लिखो। तो उन्होंने वो लेटर्स लिखे और उन लेटर्स को लाके इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो इट इज़ लाइक कि वो बच्चा जिसे उसके स्कूल में इंडिया से एक लेटर मिला होगा, वो इंडिया को लेकर उतना हॉस्टाइल अपनी लाइफ में कभी नहीं होगा जितना वो बच्चा होगा जिसको वो लेटर नहीं मिला। मतलब ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी बहुत काम की होती है और जैसे इससे सर बहुत हमारी अच्छा। इंडियन गवर्नमेंट जो है वही कोशिश करती है, जैसे कि अभी प्रवासी भारतीय दिवस भी आने वाला है, जी। तो उस पे भी कुछ इस तरह की स्कीम्स को लाया जाता है कि हम बाकी देशों में अपने जो लोग हैं वह भेजें, जो स्टूडेंट्स हैं वह भेजें, ताकि हम वहाँ के कल्चर को समझ सकें। तो केवल सर ऐसा नहीं है कि हम केवल डिप्लोमेट लेवल पर ही ये काम कर सकते हैं, केवल गवर्नमेंट लेवल पर भी ये काम कर सकते हैं। अगर हम पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बनाते हैं ना, तो वो जो एक विश्वास बनता है ना, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक कॉपरेशन का काम करेगा। नूडल्स हम खा ही रहे हैं मैम, डेफिनेटली और मंचूरियन भी, बिल्कुल सही सर, मोमोज भी। मोमोज भी। तो फिर पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये काफ़ी अच्छा होगा मैम। जैसे ये तो हो गया कि हम एक आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव ले रहे हैं। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से हमें कैसे इंगेज करना चाहिए चाइना के साथ कि हम उनके साथ रिलेशंस को स्ट्रेटजिकली बैलेंस कर सकें? सर चाइना क्या करता है ना कि वर्ल्ड लेवल पर इवन हमसे एक स्ट्रैटेजिक जो कंपटीशन है वो भाव रखता है, और वही साथ में एक मॉडरेट जो मिलिट्री पॉलिसी उसको भी अपनाता है। तो एक बैलेंसिंग अप्रोच लेके काम करता है। अगर इंडो यूएस के बीच में किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन होता है, किसी तरह की डील होती है, तो चाइना पूरी कोशिश करेगा कि वह उसको अपोज करे, लेकिन साथ ही साथ वह हमसे भी अपने रिलेशंस जो है वह एक बैलेंस, एक मॉडरेट करने के लिए काम करता रहता है। तो सर एक बैलेंसिंग अप्रोच ना केवल चाइना बल्कि इंडिया भी अपनाता है। जी जी। तो मतलब हमें एक और तो आइडियलिज्म को फॉलो करते हुए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ऑप्ट करने चाहिए, ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी को वर्कआउट करना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें रियलिज्म के बेसिस पे स्ट्रैटेजिक कंपटीशन को मेंटेन करते हुए बैलेंसिंग भी करते रहना चाहिए, ताकि हम रिलेशंस को प्रैक्टिकल फॉर्म में बिल्ड करें। एंड आई थिंक कि मैम इंडिया को पैरेलली वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपना एंगेजमेंट मेंटेन करना चाहिए। ये चाइना को प्रेशर में रखते हैं और इंडिया को एक निगोशिएटिंग पावर देते हैं। जैसे कि सर अभी इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस अगर मॉडरेट हुए, तो यहाँ पर आपने कहा कि यूएस को इससे जो नर्वसनेस है, टेंशन है, वह बढ़ जाती है। हाँ। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम चाइना के साथ अपने जो रिलेशंस है वो बनाए रखें, लेकिन यूएस, रशिया और बाकी जो कंट्रीज है इनके साथ भी एक बैलेंसिंग जो अप्रोच है वो हम लेकर चले। तो एक सवाल है मैम, वही फाइनल सवाल, कि क्या इंडिया और चाइना फ्रेंड बन सकते हैं? तो सवाल ये है, मुझे लगता है मैम आपने इसका जवाब दिया था कि फ्रेंड तो शायद हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारी हिस्ट्री हमें अलाउ नहीं करेगी कि हम फ्रेंड बने, लेकिन एटलीस्ट हम एनिमी ना बने और एक बीच का रास्ता निकाल लें। वही जो आपने एक वर्ड वो दिया, मॉडरेट पॉलिसी पर हम वर्क ही करते हैं। हाँ, मतलब इंडिया और चाइना ओवरऑल फ्रेंडमीज ही रह पाएंगे, हाँ, ना वो फ्रेंड्स रह पाएंगे और ना ही वो एनिमीज रह पाएंगे। तो ठीक है मैम, ये जो हमारा सेशन रहा इसमें आपने बहुत अच्छी इंसाइट दी इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेकर। हाल फिलहाल में वो जो डिसएंगेजमेंट हुआ है उसके कारण क्या रहे हैं, इंडिया और चाइना रिलेशंस में कौन से डायमेंशंस एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स काम करते हैं, आपने उन पर भी बहुत अच्छी बातचीत की। एट द सेम टाइम आपने फाइनली कुछ सजेस्टिव मेजर्स भी बताए कि हमें आइडियलिज्म और रियलिज्म के मिक्स के साथ स्ट्रेटजिक कंपटीशन के पैरेलली बैलेंसिंग करनी होगी, तो इसके साथ जो रिलेशंस होंगे वो थोड़े से सेटल डाउन हो पाएंगे। एंड एक बहुत अच्छी बात जो आपने कही कि इंडिया और चाइना ना तो फ्रेंड रह पाएंगे और ना ही एनिमीज़, बल्कि वो फ्रेनेमीज़ रहेंगे, और हमें इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना होगा और इसी के साथ अपनी स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करना होगा। तो थैंक यू वेरी मच मैम इस सेशन में आने के लिए। अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आगे भी हम इस तरह के पॉडकास्ट में मिलेंगे, Important issues ताकि पर। उनके जो आईआर के इश्यूज़ हैं और भी जो इस तरह के इश्यूज़ हैं जो वो समझना चाहते हैं कि उन्हें नॉर्मल हम सामान्य भाषा में समझा दें, एक बातचीत के लहजे में। हाँ। तो हम आगे भी इस इनिशिएटिव को फॉलो करेंगे। आगे बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वह हमें लिखकर बताएं कि बच्चे आप और किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं और देवलित सर इस बारे में बातचीत करें। बिल्कुल मैम, एंड ओवरऑल थैंक यू वेरी मच मैम फॉर बीइंग इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।